दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का निम्न में से कौन सा राज्य केसर की खेती के लिए सबसे अधिक जाना जाता है? आंसर है इसका ए सिक्किम, बी आसाम, सी जम्मू और कश्मीर और डी मेघालय। आंसर है इसका सी जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर केसर का एक उच्च मूल्य कम मात्रा वाली फसल होती है और केसर की गुणवत्ता विशेष रूप से उसके समृद्ध रंग और स्वाद के लिए कारण दुनिया में सबसे अच्छी मानी जाती है। घाटी के एक छोटे से क्षेत्र पंपोर के पास देश में केसर की खेती का आभासी एकाधिकार है। मतलब जम्मू कश्मीर का जो पंपोर क्षेत्र है वहाँ पर केसर बहुत ज़्यादा पैदा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण तलपट्टी द्वीप निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के बीच एक विवादित क्षेत्र रहा है? ए भारत और म्यांमार, बी भारत और बांग्लादेश, सी भारत और पाकिस्तान या डी भारत और श्रीलंका। आंसर है इसका बी भारत और बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से माही नदी किसमें गिरती है? आंसर ए कच्छ की खाड़ी, बी कच्छ का रन या सी संबाद की खाड़ी या डी मन्नार की खाड़ी। आंसर है इसका बी खंबात की खाड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशिया का सबसे बड़ा पानी का लैगून निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी उड़ीसा। आंसर है इसका डी उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम रिफाइनरी स्थापित की गई है? इसमें है ए डिगबोई, बी पानीपत में, सी ट्राम्बे में या डी विशाखापत्तनम में। आंसर है इसका बी पानीपत में। डिगबोई भारत की पहली तेल रिफाइनरी है। इसकी स्थापना 1899 में हुई थी, जबकि पानीपत की स्थापना 2002 में हुई और ट्राम्बे की 1955 में और विशाखापत्तनम की जो हुई थी 1957 में हुई थी। इसमें पानीपत सबसे नवीनतम है। भारत में कितने महानगर है? आंसर ई 8, बी 9, सी 13 या डी 23। आंसर है इसका डी 23। भारतीय संविधान का 74वां संशोधन एक महानगरीय क्षेत्र को 10 लाख या 1 मिलियन या उससे अधिक की आबादी वाले क्षेत्र को भी परिभाषित करता है, जिसमें एक या अधिक जिले शामिल हो सकते हैं। इसमें 2 या अधिक नगर पालिकाओं या पंचायतों या अन्य क्षेत्र भी शामिल हो सकते हैं। जो निर्दिष्ट है कि राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा वर्तमान में लगभग 23 महानगरीय क्षेत्र है, जिसमें अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, कोयम्बटूर, गोरखपुर, हैदराबाद, जयपुर, जोधपुर, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, कोझिकोड, मदुरई, मुंबई, नागपुर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पटना, पुणे, रायपुर, सलेम, सूरत, तिरुवनंतपुरम और विशाखापत्तनम आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिणी ट्रैप का निर्माण निम्नलिखित में से किन गतिविधि द्वारा किया गया था? ए धारवाड़ की ज्वालामुखीता, बी पैलियोजोइक काल में की जो ज्वालामुखीता थी, या सी मेसोजोइक की ज्वालामुखीता या डी क्रेटिशियस ज्वालामुखीता। आंसर इसका डी क्रेटिशियस ज्वालामुखीता। दक्कन ट्रैप पृथ्वी की पपड़ी में विकसित कई रैखिक दरारों से लावा के बाहर निकलने से बनते हैं। ये विस्फोट शांत प्रकार था, इसलिए इसमें कोई ज्वालामुखी गुंबद नहीं बना है, यह बस सतह पर फैल गया था। यह घटना लगभग 66.25 मिलियन वर्ष पहले क्रेटिशियस काल के अंत की शुरू हुई है, जब भारत वर्तमान मेडागास्कर के निकट था। मतलब जो हमारी प्लेट थी वो तब अफ्रीकन प्लेट के साथ ही थी। उत्तर की ओर बढ़ते समय यह रीयूनियन हॉटस्पॉट एक हॉटस्पॉट पड़ता है रीयूनियन के आसपास, ऊपर से गुजरा था। तो वर्तमान में यह हॉटस्पॉट बहरहाल निष्क्रिय प्रकृति का है। तभी माना जाता है कि वहाँ पर एक ज्वालामुखी उद्गार हुआ था, जिससे दक्षिण ट्रैप का निर्माण हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यह से कथन सही है? ए हिमालय पर्वत श्रृंखला लारेशिया या अंगारालैंड भूवैज्ञानिक प्रभागों का हिस्सा था, या 2 प्रायद्वीपीय भारत भूवैज्ञानिक प्रभागों के गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। अब नीचे दिए कोडों में से सही विकल्प ढूंढना है। इसमें ए केवल 1 सही है, बी केवल 2 सही है, सी 1 और 2 दोनों सही हैं, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं है। आंसर है इसका सी 1 और 2।
दोनों सही। भारत के भूवैज्ञानिक इतिहास से दो मुख्य संरचनात्मक विभाजन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला जो लारेशिया अंगारालैंड का एक हिस्सा है, और दक्षिणी भाग जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जिसमें से प्रायद्वीपीय भारत ने एक ब्लॉक बना रखा है। प्रायद्वीपीय भारत दोनों को अलग अलग बांटों में डिवाइड करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र का विकास निम्नलिखित में से किसका परिणाम माना जाता है? ए जियो सिंक्लाइन एवोल्यूशन, या सीनोजोइक फोल्डिंग, या सी प्लेटफॉर्म रेवोल्यूशन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर है आपका सी प्लेटफॉर्म इवोल्यूशन। प्रायद्वीपीय क्षेत्र के विकास को प्लेटफॉर्म इवोल्यूशन का परिणाम माना जाता है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र के 5 बलन क्षेत्र हैं, जिसमें धारवाड़ बलन हो गया, अरावली बलन हो गया, पूर्वी घाट बलन हो गया, और सतपुड़ा बलन हो गया, और दिल्ली बलन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत के महान मैदानों को शिवालिक से अलग किया है? ए मुख्य नियंत्रण जोर, बी मुख्य सीमा जोर, या सी हिमालयन फ्रंटियर फॉल्ट, या सी ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। आंसर है इसका सी हिमालयन फ्रंटियर फॉल्ट। हिमालयन फ्रंटियर फॉल्ट HFF ने भारत के महान मैदान को शिवालिक से अलग कर रखा है। भारत का जो विशाल मैदान हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों उनकी सहायक नदियों का निक्षेपण जरूर का एक निक्षेपण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश भारत का पूरी तरह से सड़ा हुआ, हर दिशा से भ्रष्ट और अत्याचारी और नीच है, उपयुक्त कथन किसके द्वारा दिया गया था? ए श्रीमती एनी बेसेंट, बी W डिग्बी, सी सिस्टर निवेदिता, या डी विलियम वेडरबर्न। आंसर है इसका सी सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल के रूप में जन्मी। वह सिस्टर निवेदिता के नाम से एक अधिक लोकप्रिय थी। वह एक स्कॉटिश आयरिश एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, साथी लेखक, शिक्षिका और स्वामी विवेकानंद की शिष्या भी थी। उन्हें विवेकानंद ने एक वास्तविक शेरनी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोक माता, लोगों की माता, और अरविंद घोष ने अग्निशिखा, आग की लौ के रूप में भी वर्णित किया है। इंग्लैंड में उन्हें द चैंपियन फॉर इंडिया के नाम से जाना जाता था। 1900 से 1905 के बीच अपने मित्र मिस मैकलियोड को लिखे कई पत्रों से ब्रिटिश शासन के प्रति उनकी नफरत का पता चलता है। ऐसे ही एक पत्र में उन्होंने लिखा था, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर दिशा में भ्रष्ट, अत्याचारी और नीच लोग बैठे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गर्मपंथियों और नरमपंथियों को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? आंसर है इसका ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी बाल गंगाधर तिलक, सी एनी बेसेंट, या डी महात्मा गांधी। आंसर है इसका सी एनी बेसेंट। सूरत का सत्र 1907 में नरमपंथी और उग्रवादी विभाजित हो गया था, जैसा आप जानते हैं। एनी बेसेंट के प्रयासों के कारण 1916 सत्र में कांग्रेस के फिर एकजुट हो गए थे। एनी बेसेंट ने 1 अक्टूबर 1847 से 1993, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, एक प्रमुख ब्रिटिश समाजवादी थियोसोफिस्ट महिला अधिकार कार्यकर्ता थी, साथ ही लेखिका और वक्ता थी। ये आदर्श और भारतीय स्वशासन की समर्थक भी थी। भारत के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसके अधीन 1848 में लोक निर्माण विभाग शुरू किया गया था? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सी लॉर्ड वेलेस्ली, या डी लॉर्ड विस्काउंट कैनिंग। आंसर है इसका ए लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से लेकर 1856 भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था। उन्होंने भारतीय रेलवे में यानी ट्रेनों, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ और समान डाक की भी शुरुआत की थी। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था। ए राजा राममोहन राय, बी दयानंद सरस्वती, सी ईश्वरचंद विद्यासागर, या डी गंगा किशोर भट्टाचार्य। आंसर है इसका ई राजा राममोहन राय। संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र था जो 1819 में कोलकाता से प्रकाशित होता था। इसकी शुरुआत भारत के सामाजिक और शैक्षिक सुधारक राजा राममोहन राय ने की थी। अखबार ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए भी सक्रिय रूप से अभियान चलाया था। 1822 में बॉम्बे समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? ए राजा
लाला जगन नारायण ने, बी राजा राम मोहन राय ने, सी जेम्स ऑगस्ट खिक्की ने या डी फर्दूनजी मार्जवान ने। आंसर है इसका डी फर्दूनजी मार्जवान। बॉम्बे समाचार पत्र भारत में सबसे पुराना लगातार प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है। इसकी स्थापना 1822 में फर्दूनजी मार्जवान द्वारा की गई थी। यह गुजराती और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित होता था। अब निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कांग्रेस के पहले सत्र में इसने शासन की वर्तमान प्रणाली पर असंतोष व्यक्त करते हुए प्रस्ताव अपनाया और परिषदों में सुधार की मांग की थी। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रयासों के कारण भारतीय परिषद अधिनियम 1892 आंशिक रूप से अधिनियमित किया गया था। तीसरा है, पहली बार भारत परिषद अधिनियम ने विश्वविद्यालयों, जिला बोर्डों, नगरपालिकाओं, जमींदारों और वाणिज्य मंडलों को प्रांतीय परिषदों में सदस्य भेजने के लिए अधिकृत किया था। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन यह सही है? पहला है, ए केवल एक सही है, बी केवल एक और दो सही है, सी 2 और 3 सही है या डी सभी सही हैं। आंसर है इसका डी सभी सही हैं। इस प्रश्न में सभी कथन सही दिए गए हैं। ध्यान दें कि इस प्रस्ताव के बाद लाल डबरी ने परिषदों में सुधार के लिए एक समिति की स्थापना की थी और इसी अधिनियम ने प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को पेश किया था। इस अधिनियम ने विश्वविद्यालय, जिला बोर्डों, नगर पालिकाओं, जमींदारों, वाणिज्य मंडलों को प्रांतीय परिषदों में सदस्यों को भेजने के लिए भी अधिकृत किया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ने गवर्नर जनरल की परिषद के मामले में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 16 कर दी थी। बॉम्बे और मद्रास के मामले में यह 8 से लेकर 20 तक और बंगाल के मामले में 20 और उत्तर पश्चिमी प्रांत के मामले में अवध 15 सदस्य थे। टाना भगत आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। टाना भगत एक आदिवासी समुदाय था जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र में पाया जाता है। बी, उन्होंने गांधी जी के अहिंसक प्रतिरोध की विचारधारा का विरोध किया था। 3, यह आंदोलन जमींदारी विरोधी कानून था। अब ऊपरी में से कौन सा या सी कथन सही है बताना। पहला है, ए केवल 1 और 2 सही है, बी केवल 3 सही है, सी केवल 2 और 3 सही है, डी 1, 2 और 3 सभी सही है। आंसर है इसका बी केवल 3। पहला कथन गलत है क्योंकि टाना भगत झारखंड में पाए जाने वाले आदिवासी समुदाय है। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत 1912 में झारखंड के चिंगरी नवातोली गांव के जतरा टाना भगत ने की थी। दूसरा कथन फिर से गलत है क्योंकि टाना भगत महात्मा गांधी के अनुयायी थे। और तीसरा कथन सही है, इस आंदोलन ने 2012 में अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है, केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद की सदस्यता बढ़ा दी गई थी। 2, प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी। 3, द्वैत शासन प्रणाली को प्रांतों से केंद्र में स्थानांतरित कर दिया गया था। उपयुक्त में कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला है, पहला ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी 2 और 3 या डी 1, 2 और 3 सभी सही है। आंसर है इसका डी 1, 2 और 3 उपयुक्त सभी कथन सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता थी कि प्रांतीय द्वैत शासन की समाप्ति हो गई थी, केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत हो गई थी, प्रांतों से खत्म और केंद्र में शुरू हो गई थी। दूसरा, भारतीय परिषद को समाप्त करके उसके स्थान पर एक सलाहकार निकाय की स्थापना की गई थी। ब्रिटिश भारत के क्षेत्रों और रियासतों के साथ एक अखिल भारतीय संघ का प्रावधान इसमें किया गया था। अल्पसंख्यकों के लिए विस्तृत सुरक्षा उपाय और सुरक्षात्मक उपकरण इसमें बताए गए थे और ब्रिटिश की संसद की सर्वोच्चता के बारे में इसमें कहा गया था। विधायकों के आकार में वृद्धि, मताधिकार का विस्तार, विषयों को 3 सूचियों में विभाजित करना और सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को बनाए रखना तथा साथ ही बर्मा को भारत से अलग भी इसी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसके फलस्वरूप प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। दूसरा कथन है, इसने केंद्रीय स्तर पर द्विसदनी या 2 कक्ष प्रणाली की शुरुआत की थी। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला है, केवल 1 सही है, बी केवल 2 सही है, सी 1 और 2 सही है और डी ना तो 1 ना ही 2। इसका आंसर है सी 1 और 2 दोनों सही है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में पारित हुआ था। प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत इसमें की गई थी। केंद्र में विधान परिषद का गवर्नर जनरल या उसकी कार्यकारी परिषद में कोई नियंत्रण नहीं था। विषयों को 2 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था, आरक्षित विषय और स्थानांतरित विषय। आरक्षित विषयों में वो राजस्व, वित्त, कानूनी व्यवस्था और सिंचाई जैसे विषय शामिल थे, तो इन विषयों का प्रशासन गवर्नर और कार्यकारी परिषद द्वारा किया जाना था। स्थानीय विषयों में सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, कृषि, स्थानीय
सरकार जैसे विषय शामिल थे और इन्हें परिषद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रशासित किया जाना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को पहली बार गिरफ्तार किया गया था। दूसरा है, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में कभी गिरफ्तार नहीं किया गया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 2 दोनों है, या डी कोई भी नहीं है? आंसर है इसका डी, ना तो 1 ना तो 2। महात्मा गांधी की पहली गिरफ्तारी 10 जनवरी 1908 को दक्षिण अफ्रीका में पंजीकरण न कराने या ट्रांसवाल छोड़ने के कारण हुई थी। उन्हें 2 महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई थी, लेकिन फिर समझौते के बाद 30 जनवरी को उनको रिहा कर दिया गया था। भारत में उनकी पहली गिरफ्तारी 10 अप्रैल 1919 को पलवल वर्तमान हरियाणा में हुई थी, जब वे असहयोग आंदोलन के प्रारंभिक चरण के दौरान वहां पर थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी जल वाष्प, या डी नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx? आंसर है इसका डी नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx। ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में एक गैस जो है थर्मल इंफ्रारेड रेंज के भीतर विकिरण को अवशोषित और उत्सर्जित करती है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस है जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रेट ऑक्साइड और ओजोन है। नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx वायुमंडल में फोटोकेमिकल प्रतिक्रियाओं के माध्यम से ट्रोपोस्फेरिक ग्रीन हाउस गैस ओजोन का उत्पादन करके अप्रत्यक्ष ग्रीन हाउस गैसों के रूप में कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेर जैसी पूंछ वाला मकाक कहाँ पाया जाता है? ए पूर्वी घाट में, बी पश्चिमी घाट में, सी पूर्वी हिमालय में, या डी पश्चिमी हिमालय में? आंसर है इसका बी पश्चिमी घाट में। शेर पूंछ वाला मकाक या वांडरू दक्षिण भारत के दक्षिणी घाट का एक पुरानी दुनिया का बंदर है। शेर पूंछ वाले मकाक को सबसे पहले दुर्लभ और सबसे खतरनाक प्राइमेट में से गिना जाता है। कृषि और चाय, काफी, सागौन और सिनकोना के प्रसार, सिंचाई और बिजली उत्पादन के जल भंडार निर्माण और ऐसी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए मानव बस्तियों के कारण उनकी सीमा तेजी से अलग और खंडित हो रही है। अगला क्वेश्चन है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान जिसे टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया वो स्थित था ए गुजरात में, बी मध्य प्रदेश में, सी छत्तीसगढ़, या डी आसाम? आंसर है बी मध्य प्रदेश। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और 2011 में इसे सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन पुरस्कार भी मिला था। प्रोजेक्ट टाइगर योजना 1952 में शुरू की गई थी। भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सी योजना क्योटो प्रोटोकॉल के स्वच्छ विकास तंत्र CDM के अंतर्गत आता है? ए राष्ट्रीय सौर मिशन, बी बचत लैंप योजना, सी जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, या डी अक्षय प्रकाश योजना? आंसर है बी बचत लैंप योजना। सी एप्पल प्रकाश योजना या बचत लैंप योजना BLY क्योटो प्रोटोकॉल के स्वच्छ विकास तंत्र CDM के तहत प्रमाणित उत्सर्जन अधिकारों CER की बिक्री का लाभ उठाकर कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप CFL के साथ अकुशल बल्बों के प्रतिस्थापन को बढ़ावा देती है, जिसे UNFCCC CDM गतिविधि कार्यक्रम की मान्यता प्राप्त कर ली है। बचत लैंप योजना CFL की कीमत कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल के स्वच्छ विकास तंत्र CDM का उपयोग करना चाह रही है। विश्व का सबसे ऊंचा ऑपरेटिंग मौसम स्टेशन निम्नलिखित में किस पर्वत पर स्थापित किया गया था? ए माउंट कंचनजंगा, बी माउंट एवरेस्ट, सी माउंट नकालू, या माउंट केटू? आंसर है इसका बी माउंट एवरेस्ट। नेशनल जियोग्राफिकल सोसाइटी ने शोधकर्ताओं, पर्वतारोहियों, जनता को पहाड़ की स्थितियों के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए माउंट एवरेस्ट पर दुनिया के सबसे ऊंचे ऑपरेटिंग मौसम स्टेशन की सफल स्थापना की घोषणा की। भूविषयक टीम ने बालकनी क्षेत्र 8,430 मीटर और साउथ कोल 7,945 मीटर में दुनिया के 2 सबसे ऊंचे ऑपरेटिंग स्वचालित मौसम स्टेशन, साथ ही माउंट एवरेस्ट पर 3 अन्य मौसम स्टेशन स्थापित किए। अन्य स्टेशन फोर्ट से 3,810 मीटर, एवरेस्ट बेस कैंप में 5,315 मीटर और कैंप सेकंड 6,464 मीटर पर भी रखे गए हैं। प्रत्येक मौसम स्टेशन तापमान, सापेक्ष आर्द्रता, बैरोमीटर का दबाव, हवा की गति और हवा की दशा पर डेटा रिकॉर्ड करता है। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने पश्चिमी घाट से 26 मिलियन वर्ष पुराने बेल सांप की एक नई प्रजाति की खोज की थी?
आंसर है ए IIT मद्रास, बी IIT खड़गपुर, सी IIT बॉम्बे या डी IISc बेंगलुरु। आंसर है इसका डी IISc बेंगलुरु। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने पश्चिम घाट में पुरोहाटुल्ला एंटिका नामक एक नए बेल सांप प्रजाति की खोज किया। यह एक प्राचीन प्रजाति है जो दक्षिणी पश्चिमी घाट की स्थानिक प्रजाति मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इसका जो विकास लगभग 26 मिलियन वर्ष पहले मध्य ओलिगोसिन काल के दौरान हुआ था। बेल वाले सांपों के नाम उनके पतले शरीर और बेल जैसी दिखने के कारण मिला है। इस नए बेल सांपों का नाम लैटिन शब्द एंटिक्वा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पुराना या प्राचीन। इन व्यक्तियों के लिए सुझाया गया सामान्य नाम किल्ड वाइन स्नेक है। वे तमिलनाडु में कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व और केरल में सेंदुर्नी वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षित आवासों पर पाए जाते हैं। दोनों दक्षिणी पश्चिमी घाट में स्थित है। इस खोज से न केवल शोधकर्ताओं को बेल सांपों के आवास के विकास के बारे में और अधिक जानकारी मिली है, बल्कि पश्चिमी घाट हिमालय से भी पुराना भूभाग के विकासवादी इतिहास के बारे में भी पता चला है। अगला क्वेश्चन है, शिस्तूरा सिनकाई किस प्रकार की प्रजाति का वैज्ञानिक नाम है? ए हाथी, बी मछली, सी मेढक या डी कछुआ। आंसर है इसका बी मछली। मछली की प्रजाति जिसका वैज्ञानिक नाम शिस्तूरा सिनकाई है मेघालय के पश्चिमी खासी हिल जिले में खोजी गई है। इसकी खोज शिलांग के लेडी किन कॉलेज के प्रोफेसर खुल्लर मुखिम के नेतृत्व में वैज्ञानिकों एक टीम ने दिहोधारा बहबली नदी की सहायक नदी में। मछली के दोनों लिंगों के शरीर सुनहरे भूरे रंग के होते हैं, जिनकी पार्श्व व धारियां काली होती हैं और पूंछ के पंख थोड़े उभरे हुए होते हैं। जिससे पहले मुकिम ने राज्य के पूर्व जैंतिया हिल जिले में चूना पत्थर की गुफा के अंदर 1600 फीट अंदर वाली एक अंधी मछली प्रजाति की भी खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुल क्षेत्रफल के अनुसार थार महोत्सव का विश्व में कौन सा स्थान है? ए 7वां, बी 11वां, सी 13वां या डी 17वां। आंसर है इसका डी 17वां। कुल क्षेत्रफल के अनुसार थार रेगिस्तान दुनिया में 17वें स्थान पर है और उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान श्रेणी में वह 9वें स्थान पर आता है। अगला क्वेश्चन है, एक बायोम के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। ए इसमें रहने वाली प्रजातियां, बी तापमान, सी एडैफिक गुण या डी प्राप्त वर्षा की मात्रा। आंसर है इसमें ए इसमें रहने वाली प्रजातियां। यह क्षेत्र यह ग्रह क्षेत्र होता है जिसमें रहने वाले पौधों और जानवरों की प्रजातियों के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। तापमान, मिट्टी, वर्षा ही उस विशेष बायोम में जीवन के प्रकार को परिभाषित करती है। बायोम और पारिस्थितिकी तंत्र के बीच अंतर होता है। पारिस्थितिकी तंत्र किसी पर्यावरण में जैविक और अजैविक परस्पर क्रिया के बाद बनता है, लेकिन बायोम एक विशिष्ट क्षेत्र होता है जिसे वहाँ रहने वाली प्रजातियों के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। एक बायोम में कई पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जलीय बायोम में मूंगा चट्टान, केल्प, वन जैसे विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झीलों के बारे में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सत्य है? पहला है ए वो स्थिर जल के स्थायी निकाय हैं। 2 आर्द्र भूमि की तरह उनमें जल में कोई स्थिरीकरण नहीं होता। 3 आर्द्र भूमि की तुलना में उनकी उत्पादकता कम होती है। आंसर दी गई कोटों में से चुनना है। पहला है ए केवल 1 और 2 सही है, बी केवल 1 और 3 सही है, सी केवल 2 और 3 सही है, डी 1, 2, 3 तीनों सही हैं। आंसर है इसका बी केवल 1 और 3। झीलें स्थिर पानी का स्थायी निकाय होता है जिसमें पर्याप्त पानी और गहराई होती है। इनका निर्माण विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे जलीय, भूआकृति, विज्ञान, कृत्रिम आदि से होता है। तापमान के आधार पर पानी का स्थिरीकरण होता है जो कि आर्द्र भूमि में अनुपस्थित होता है, लेकिन आर्द्र भूमि की तुलना में इसमें पोषण कम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में पहला स्टॉक एक्सचेंज खोला गया था? ए यूके, बी नीदरलैंड, सी यूएसए या डी भारत। आंसर है इसका बी नीदरलैंड। पहला स्टॉक एक्सचेंज नीदरलैंड में था जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज पर पहला शेयर जारी किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? ए उत्पाद शुल्क, बी बिक्री कर, सी वैट या डी आयकर। आंसर है डी आयकर। प्रत्यक्ष कर उन व्यक्तियों और संगठनों द्वारा सीधे सरकार को भुगतान किए जाने वाला कर है जिन पर यह लगाया जाता है। प्रत्यक्ष करों के मुख्य और उदाहरण जैसे आयकर, उपहार कर, धन संपत्ति कर आदि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तिथि को बैंक अपनी बैलेंस शीट प्रकाशित करता है? ए
31 मार्च, बी 1 अप्रैल, सी 31 दिसंबर या डी 1 जनवरी। आंसर है इसका ए 31 मार्च। भारत का वित्तीय वर्ष कैलेंडर वर्ष के 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले कैलेंडर वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होता है। यह व्यवस्था भारत में ब्रिटिश राज के समय से अस्तित्व में है, इसलिए भारत में बैंक हर साल 31 मार्च को अपना वित्तीय विवरण बैलेंस शीट प्रकाशित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कृषि उत्पादों में कौन सा भारत की मुख्य आयात वस्तु है? ए दालें, बी तिलहन, सी खाद्य तेल या डी चीनी। आंसर है इसका सी खाद्य तेल। किसी कंपनी को क्रेडिट इतिहास प्राप्त करने के लिए निम्न में किसके संपर्क किया जाना चाहिए? ए ईसीजीसी, बी सिविल, सी सेबी या डी आरबीआई। आंसर है इसका बी सिविल, CIBIL। क्रेडिट कुछ होता है इसका फुल फॉर्म। निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन में शामिल है? ए भुगतान संतुलन, बी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, 3 है विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश, 4 में विदेशी सहायता, 5 में विदेशी पर्यटक व्यय, 6 में है घरेलू पर्यटन। नीचे देखिए कोड में से सही ढूंढना है। पहला है 1 2 3 4 5 6 सभी सही हैं, बी केवल 1 2 और 5 सही हैं, सी केवल 2 3 4 और 5 सही हैं, डी 1 2 3 4 और 5 सही हैं। आंसर है इसका डी केवल 1 2 3 4 और 5 सही हैं, अर्थात छठा घरेलू पर्यटन व्यवसाय भुगतान संतुलन में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सबसे कम अवधि का मुद्रा बाजार साधन है? ए नोटिस मनी, बी कॉल मनी, सी नियर मनी या डी टर्म मनी। आंसर है इसका बी कॉल मनी। कॉल मनी अल्पकालिक मुद्रा बाजार साधन होता है जहां एक दिन के लिए ही मांग पर पैसा उधार लिया जाता है या उधार दिया जाता है। इसे रात्रिकालीन मुद्रा बाजार साधन के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रयोजन के लिए बीच की छुट्टियों या रविवार को शामिल नहीं किया जाता। इस प्रकार यह एक दिन में उधार लिया जाने वाला धन है, अगले कार्य दिवस पर चुकाया जाता है, बीच की छुट्टियों की संख्या परवाह किए बिना। अगला क्वेश्चन है, भारत में सेंसेक्स में वृद्धि निम्नलिखित में से किसका संकेत देती है? ए मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के साथ पंजीकृत सभी कंपनियों के शेयरों की कीमत में वृद्धि होना, बी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ पंजीकृत सभी कंपनियों के शेयरों की कीमतों में वृद्धि होना, या सी कुल मिलाकर वृद्धि हुई है BSE में शेयरों के एक समूह की कीमतों में, या NSE के शेयरों के एक समूह की कीमतों में समग्र वृद्धि। आंसर है इसका सी BSE में शेयरों के समूह की कीमतों में समग्र वृद्धि। एक शेयर बाजार सूचकांक दिखाता है कि बाजार के रुझान का संकेत देने के लिए शेयर की कीमतों का एक निर्दिष्ट पोर्टफोलियो कैसे आगे बढ़ रहा है। BSE सेंसेक्स मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध 30 अच्छी से स्थापित और वित्तीय रूप से मजबूत कंपनियों का एक फ्री फ्लोट बाजार पूंजीकरण भारित स्टॉक मार्केट इंडेक्स है। अगला क्वेश्चन, घाटे के वित्त पोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सरकार द्वारा सबसे कम पसंदीदा विकल्प है? ए करेंसी नोटों की छपाई, बी विश्व बैंक और IMF से ऋण, या सी सरकारी हिस्सेदारी के निवेश करना, या डी बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों बॉन्डों की खुली बिक्री। आंसर है इसका ए करेंसी नोटों की छपाई। मुद्रा की छपाई ऐसी स्थिति पैदा करती है जहां बहुत अधिक पैसा कुछ वस्तुओं का पीछा करता है और इस प्रकार मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है, इसलिए यह सरकार के लिए अंतिम पसंदीदा विकल्प है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित स्थानों पर विचार करें। ए मुंबई, 2 हैदराबाद, 3 कोलकाता, 4 नोएडा। अब उपयुक्त में से कौन भारत में सिक्का ढालने के लिए जाना जाता है? आंसर इसका ए 1 2 और 3, दूसरा आंसर बी है केवल 2 और 4, सी 2 3 और 4, या डी 1 2 3 4 अर्थात सभी वो सिक्के डाले जाते हैं। आंसर है इसका डी 1 2 3 4 अर्थात सभी पे सिक्के डाले जाते हैं। SPMCIL में 4 टकसाल शामिल हैं जिसमें मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान अपना अंतिम अधिकार कहां से प्राप्त करता है? ए भारत का सर्वोच्च न्यायालय, बी भारत की संसद, सी भारत के लोग, या डी भारत का संविधान।
आंसर है सी, भारत के लोग। संविधान अपना अधिकार लोगों से लेता है और इसे लोगों के नाम पर प्रख्यापित भी किया जाता है। यह प्रस्ताव से स्पष्ट है, जैसे उसमें कहा गया कि हम भारत के लोग, इसके द्वारा हम संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित और स्वयं को सौंपते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि विधायिका द्वारा लोगों के प्रत्यक्ष अधिकार पर दावा नहीं किया जा सकता या उसे हड़पा नहीं जा सकता। संविधान के तहत विधायिका एक प्रतिनिधि संस्था मात्र है, लेकिन जनता की सर्वोच्च संप्रभु होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल का प्रावधान करता है? आंसर है इसका बी, अनुच्छेद 153। भारत के संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार भारत में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल नियुक्त किया जाना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने समान अवसर आयोग स्थापित करने की सिफारिश की थी? ए, सरकारी आयोग ने, बी, खच्चर समिति ने, सी, भगवती समिति ने, या डी, चावला समिति ने? आंसर है इसका बी, खच्चर समिति। वंचित समूहों की शिकायतों पर गौर करने के लिए एक समान अवसर आयोग की स्थापना करना, शिक्षा कार्यस्थलों और रहने की जगहों में एक उपयुक्त विधिता सूचकांक विकसित करना, एक राष्ट्रीय डेटा बैंक और एक स्वायत्त मूल्यांकन निगरानी स्थापित करना खच्चर आयोग की प्रमुख सिफारिशें थी। अगला देखते हैं, सिक्किम को पूर्वोत्तर परिषद में किस वर्ष शामिल किया गया था? ए, 1992 में, बी, 1999 में, सी, 2002 में, या डी, 2005 में? आंसर इसका सी, 2002 में। उत्तर पूर्वी परिषद की स्थापना 1971 में भारत के 7 उत्तर पूर्व राज्यों की समस्याओं से निपटने के लिए की गई थी। इसकी स्थापना उत्तर पूर्व परिषद अधिनियम 1972 नामक कानून के तहत की गई थी। 23 दिसंबर 2002 को अधिसूचित उत्तर पूर्वी परिषद संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से सिक्किम राज्य को भी उत्तर पूर्वी परिषद में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में केंद्रित है? ए, अनुच्छेद 152, बी, अनुच्छेद 153, सी, अनुच्छेद 154, या डी, अनुच्छेद 155? आंसर है इसका सी, अनुच्छेद 154। संविधान के अनुच्छेद 154 में प्रावधान है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। राज्य सरकार की सभी कार्य गतिविधियां राज्यपाल के नाम पर ही की जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, इन नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, डीपीएसपी को स्वचालित रूप से लागू नहीं किया जा सकता और कार्यान्वयन के लिए कानून की आवश्यकता होती है। बी, डीपीएसपी प्रकृति में गैर न्यायसंगत है। सी, डीपीएसपी का लक्ष्य देश में राजनीतिक लोकतंत्र को लागू करना है। डी, डीपीएसपी के पास राजनीतिक और नैतिक प्रतिबंध है। आंसर इसका सी, आंसर इसका सी है। डीपीएसपी का लक्ष्य देश में राजनीतिक लोकतंत्र लागू करना है। डीपीएसपी का उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना होता है, ना कि राजनीतिक लोकतंत्र। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य देश में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना होता है। अगला क्वेश्चन है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? ए, सी राजगोपालाचारी, बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी, जवाहरलाल नेहरू, या डी, एस.सी. मुखर्जी? आंसर है इसका सी, जवाहरलाल नेहरू। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे। दूसरी ओर वाइसराय को कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रिट का अर्थ सूचित होना है? ए, क्यू वारंटो, बी, निषेध, सी, मैंडामस, डी, सल्टिओरारी? डी, सल्टिओरारी। सल्टिओरारी का अर्थ को प्रमाणित होना या सूचित होना। यह उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत को जारी किया जाता है, जिसमें निचली अदालत में लंबित मामले को अपने पास स्थानांतरित करने या किसी मामले में निचली अदालत के आदेश को रद्द करने के लिए कहा जाता है। यह आमतौर पर निचली अदालत द्वारा क्षेत्राधिकार की अधिकता या क्षेत्राधिकार के अभाव या कानून की त्रुटि के मामले में जारी किया जाता है। किस संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी थी? ए, पहला संशोधन, दो, बी, दूसरा संशोधन, सी, 8वां संशोधन, या डी, 9वां संशोधन? आंसर इसका ए, पहला संशोधन। 1951 के पहले संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ राज्यों में कृषि सुधारों की सुरक्षा के लिए संविधान पर 2 नए अनुच्छेद 31A और 31B और 9वीं अनुसूची जोड़ी थी। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का प्रस्तावक बनने के लिए आवश्यक निर्वाचकों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? ए, 50 मतदाता, बी, 55 मतदाता, सी, 60 मतदाता, या डी, 65 मतदाता?
आंसर है इसका ए 50 मतदाता। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए एक उम्मीदवार के नामांकन पर एक प्रस्तावक के रूप में कम से कम 50 निर्वाचक और अनुमोदकों के रूप में 50 निर्वाचकों की सदस्यता होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किस अंग में बोमेन्स कैप्सूल पाया जाता है? ए लीवर, बी किडनी, सी हृदय या डी छोटी आंत। आंसर है इसका बी किडनी। प्रत्येक किडनी ट्यूब जैसी संरचनाओं से बनी होती है जिन्हें नेफ्रॉन गुर्दे की नलिकाएं कहा जाता है। नेफ्रॉन गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। कप के आकार का ऊपरी सिरा जिसे बोमेन कैप्सूल कहा जाता है, इसके भीतर कोशिकाओं का एक नेटवर्क होता है जिसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ग्लोमेरुलस धमनी से बनने वाली कोशिकाओं की एक गांठ होती है जो अपशिष्ट और पानी की अधिकता वाले रक्त को गुर्दे तक लाती है। बोमेन कैप्सूल एक ट्यूबुलर संरचना की ओर जाता है। अगला क्वेश्चन है, गठिया जो आमतौर पर गठिया के साथ होता है, रक्त में यूरिक एसिड के उच्च स्तर को विशेषता है। यूरिक एसिड क्रिस्टल जोड़ में जमा हो जाता है। यह एक ई वायरल संक्रमण है, बी मेटाबॉलिक विकार है, सी मांसपेशी विकार है या जी जीवाणु संक्रमण है। आंसर है बी चयापचय विकार। गठिया एक चयापचय संबंधी विकार होता है जो आमतौर पर गठिया के साथ होता है, जिससे रक्त में यूरिक एसिड का उच्च स्तर होता है और यूरिक एसिड क्रिस्टल जोड़ों में जमा हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कोलेजन के निर्माण के लिए आवश्यक है? विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी और डी विटामिन डी। आंसर है इसका सी विटामिन सी। विटामिन सी कोलेजन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। कोलेजन संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्य रूप से फाइब्रोब्लास्ट की कोशिकाओं में होती है जो कोलेजन और स्ट्रोमा को संश्लेषित करने के मुख्य कार्य के साथ विशेष कोशिकाएं होती हैं। निम्नलिखित में से किसी पौधे की श्वसन जड़ें होती है? ए दलहनी पौधों में, बी मैनग्रोव में, सी एपिफाइट में या डी जलमग्न हाइड्रोफाइट में। आंसर है इसका बी मैनग्रोव। श्वसन जड़ें जलीय पौधों और दलदली क्षेत्र में उगने वाले पौधों में पाई जाते हैं। मैनग्रोव में जड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, इसलिए वे जमीन से ऊपर की ओर बढ़ती हैं। निम्नलिखित में से पौधों के किस समूह को मैग्नोलियोफाइटा के नाम से भी जाना जाता है? ए जिम्नोस्पर्म, बी एंजियोस्पर्म, सी शैवाल या डी ब्रायोफाइट। आंसर इसका बी एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को मैग्नोलियोफाइटा के नाम से भी जाना जाता है। एंजियोस्पर्म संवहनी पौधे हैं जिनमें तने, जड़ें और पत्तियां होती हैं। वे ऐसे पौधे हैं जो फूल पैदा करते हैं और अपने बीज फल के रूप में धारण करते हैं। पेनिसिलिन जिसका उपयोग एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है, प्राप्त किया जाता है? ए बैक्टीरिया से, बी कवक से, सी शैवाल से या डी लाइकेन से। आंसर है इसका बी कवक से। kgm मीटर स्क्वायर निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा की इकाई है? ए रैखिक गति, बी कोणीय गति, सी कोणीय गति आवेग या डी जड़ता क्षण। आंसर इसका डी जड़त्व क्षण। किलो पर मीटर स्क्वायर जड़त्व आघूर्ण की इकाई है। जड़ता का एक क्षण एक भौतिक मात्रा होती है जो बताती है कि किसी पिंड को किसी दिए गए अक्ष के चारों ओर कितनी आसानी से घुमाया जा सकता है। यह द्रव्यमान का एक घूर्ण एनालॉग होता है। जड़त्व आघूर्ण बराबर द्रव्यमान गुणा परिभ्रमण की त्रिज्या स्क्वायर। किसी प्रक्षेप द्वारा प्राप्त किया जा सकने वाला अधिकतम ऊंचाई क्या है? ए इसकी अधिकतम सीमा के बराबर, बी इसकी अधिकतम सीमा का आधा, सी उसकी अधिकतम सीमा का 1/4 या डी उसकी अधिकतम सीमा का दुगुना। आंसर है इसका सी इसकी अधिकतम सीमा का 1/4। किसी प्रक्षेपी द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली अधिकतम ऊंचाई उसके अधिकतम सीमा के चौथाई के बराबर होती है। किए गए कार्य को निम्नलिखित में से किस वेक्टर के डॉट उत्पाद के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? ए बल और त्वरण, बी बल और क्षेत्र, सी बल और तात्कालिक वेग या डी बल और विस्थापन। आंसर है इसका डी बल और विस्थापन। किए गए कार्य को बल वेक्टर और विस्थापन वेक्टर के डॉट उत्पाद के रूप में परिभाषित किया जाता है। W = Fs। किया गया एक कार्य अदिश राशि होती है जो तात्कालिक शक्ति को बल वेक्टर और तात्कालिक वेग के डॉट उत्पाद के रूप में परिभाषित किया गया है।
एक परिवर्तनीय बल द्वारा किया गया कार्य किस प्रकार का होता है? एक, बल वक्र और विस्थापन अक्ष के तहत क्षेत्र का वर्ग। बी, बल वक्र और विस्थापन अक्ष के तहत क्षेत्र का वर्ग। सी, बल वक्र और विस्थापन अक्ष के तहत क्षेत्र का प्राकृतिक लॉग। या डी, के तहत क्षेत्र का दुगुना बल वक्र और विस्थापन अक्ष। ए, बल वक्र और विस्थापन अक्ष के नीचे का क्षेत्र। एक परिवर्तनीय बल द्वारा किया गया कार्य बल वक्र के नीचे के क्षेत्र और विस्थापन अक्ष द्वारा किया गया होता है। W इक्वल क्षेत्रफल बट्टे ABCD। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन थे? ए, लैंडर पेस। बी, महेश भूपति। सी, रोहन बोपन्ना। या डी, यूकी भावरी। आंसर है इसका ए, लैंडर पेस। कई ग्रैंड स्लैम विजेता लैंडर पेस खिलाड़ी वर्ग में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति के रूप में उभरे हैं। 50 वर्षीय पेस 2024 की कक्षा के लिए घोषित 6 नामांकित व्यक्तियों में से एक हैं। खिलाड़ी श्रेणी में उनका मुकाबला काराबैक, एना इमानोविच, कार्लोस मोया, डैनियल नेस्टर और फ्लाविया पेनेटा से होगा। चीनी खिलाड़ी लीना 2019 में ITHF में नामांकित होने वाली पहली एशियाई खिलाड़ी बनी है। किस देश ने मीडिया में जनरेटिव AI के 100 धारावाहिक उपयोग के मामले लॉन्च किए हैं? व्यावहारिक उपयोग के किस देश ने व्यावहारिक उपयोग के मामले लॉन्च किए? आंसर है ए, USA। बी, ऑस्ट्रेलिया। सी, UAE। या डी, फ्रांस। आंसर है इसका सी, UAE के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इकोनॉमी और रिमोट वर्क एप्लीकेशन मंत्रालय ने दुबई मीडिया काउंसिल के सहयोग से आधिकारिक तौर पर मीडिया में जनरेटिव AI के 100 व्यावहारिक उपयोग के मामले शीर्षक से एक गाइड लॉन्च किया है। यह लॉन्च दुबई में 21वें अरब मीडिया फोरम के उद्घाटन दिवस पर हुआ था। हाल ही में किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कोनोकार्पस पर प्रतिबंध लगा दिया था? ए, गुजरात। बी, गोवा। सी, केरल। डी, उत्तराखंड। आंसर है इसका ए, गुजरात। गुजरात ने हाल में पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी खतरों के कारण कोनोकार्पस संयंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया है। तेजी से बढ़ने वाली यह विदेशी मैंग्रोव प्रजाति है जिसे स्थानीय तौर पर सप्तपर्णी कहा जाता है और पिछले कुछ वर्षों से राज्य में हरित आवरण बढ़ाने के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बन गया है। आकांक्षी ब्लॉकों के लिए शुरू की गई सप्ताह भर की पहल का नाम क्या है? एक, संकल्प सप्ताह। बी, आत्मनिर्भर सप्ताह। सी, विकास सप्ताह। या डी, भारत सप्ताह। आंसर है इसका ए, संकल्प सप्ताह। प्रधानमंत्री ने आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह नामक एक विशेष सप्ताह पर चलने वाली पहल का उद्घाटन किया। देश के 329 जिलों में स्थित सभी 500 आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह मनाया जाएगा। कार्यक्रम के तहत आकांक्षी जिला कार्यक्रम के 5वें वर्ष को भी चिन्हित किया गया है। सिलिकॉन कार्बाइड डिवाइस जिनका उपयोग देखा गया है का किन वस्तुओं में किया जाता है? ए, चिकित्सा उपकरण। बी, इलेक्ट्रॉनिक वाहन। सी, इलेक्ट्रॉनिक में। या डी, निर्माण सामग्री में। आंसर है इसका बी, इलेक्ट्रॉनिक वाहन। कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड CDIL ने सिलिकॉन कार्बाइड उपकरणों का उत्पादन करने वाली देश की पहली कंपनी बनकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने सरफेस माउंट सेमीकंडक्टर पैकेजिंग लाइन लॉन्च करके इसे पूरा किया। यह सुविधा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों, बिजली प्रबंधन उपकरणों और सौर पैनलों के निर्माताओं को आपूर्ति करेगी। विश्व हृदय दिवस 2023 का विषय क्या था? ए, हृदय का उपयोग करें, हृदय को जानें। बी, हृदय रोगों को रोकें। सी, प्रतिदिन व्यायाम करें। या डी, स्वस्थ भोजन की आदत डालें। आंसर इसका ए, दिल का उपयोग करें, दिल को जानें। विश्व हृदय दिवस एक वार्षिक कार्यक्रम होता है जो हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है। हृदय रोग और हृदय रोगों के प्रबंधन के इसके निवारक उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करके दिन मनाया जाता है। इस साल विश्व हृदय दिवस की थीम दिल का इस्तेमाल करें, दिल को जानें था। किस केंद्रीय मंत्रालय ने जेल आगंतुकों के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया? ए, रक्षा मंत्रालय। बी, गृह मंत्रालय। सी, विदेश मंत्रालय। डी, वित्त मंत्रालय। आंसर है इसका बी, गृह मंत्रालय। हाल ही में गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर देश भर के जेल अधिकारियों को सभी कैदियों से मिलने आने वाले लोगों को पृष्ठभूमि सत्यापित करने की स्वेच्छा से आधार प्रमाणीकरण करने की अनुमति दी है। मंत्रालय ने जेल में बंद कैदियों से मुलाकात करने वालों की पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। भारत में चुनावी बॉन्ड का अधिकृत विक्रेता कौन होता है? ए, RBI। बी, SBI। सी, नीति आयोग। या डी, भारत का चुनाव आयोग। आंसर है इसका बी, SBI। सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक की सभी अधिकृत शाखाओं में चुनावी बॉन्ड की बिक्री की 28वीं किस्त 4 अक्टूबर से शुरू होकर 13 अक्टूबर को समाप्त होने वाली 10 दिवसीय अवधि में
अवधि में शुरू करने की घोषणा की है। ये बॉन्ड जनवरी 2018 में देश में राजनीतिक फंडिंग की व्यवस्था को साफ करने के साधन के रूप में पेश किए गए थे। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां किस तारीख से दाव के पूर्ण मूल्य पर 28% जीएसटी वसूलेगी? आंसर 1 अक्टूबर 2023, 1 जनवरी 2024, 1 अप्रैल 2024 या 1 अक्टूबर 2024। आंसर है इसका ए, 1 अक्टूबर 2023। 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां दाव के पूर्ण मूल्य पर 28% जीएसटी वसूलेगी, जबकि ऑफशोर प्लेटफॉर्मों को भी भारत में काम करने के लिए जीएसटी पंजीकरण की आवश्यकता होगी। अधिसूचना केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। हालांकि कई राज्यों ने अभी तक अपने संबंधित राज्य जीएसटी कानूनों में संशोधन पारित नहीं किया है। यशस्विनी किस संस्था की महिला वाइकर का समूह है? ए, भारतीय नौसेना, बी, सीआरपीएफ, सी, सीआईएसएफ या डी, भारतीय सेना। आंसर है इसका बी, सीआरपीएफ। श्री कॉनकॉर्ड के संगमा ने शिलोंग से सीआरपीएफ महिला बाइकर के एक समूह यशस्विनी के क्रॉस कंट्री बाइक अभियान को हरी झंडी दिखाई थी। सीआरपीएफ महिला और बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से देश में महिला शक्ति का जश्न मनाने के लिए इस बाइक रैली का आयोजन कर रही है। निम्नलिखित में से कौन इनपुट डेटा को आउटपुट डेटा में बदलता है? ए, पेरिफेरल, बी, रैम, सी, रोम या डी, सीपीयू। आंसर है इसका डी, सीपीयू। इनपुट डेटा को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू द्वारा आउटपुट में बदला जाता है। यह कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो प्रोग्राम बनाने वाले निर्देशों को निष्पादित करता है। यह निर्देशों द्वारा निर्दिष्ट कार्य करता है। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन निष्पादित करने के लिए विकसित किए गए हैं। ए, लेन देन की रिकॉर्डिंग, बी, पासबुक रखरखाव, सी, ब्याज गणना या डी, उपयुक्त सभी। आंसर है डी, उपयुक्त सभी। कोर बैंकिंग एक बैंकिंग सेवा है जो नेटवर्क वाली बैंक शाखाओं के एक समूह द्वारा इकाई के रूप में प्रदान की जाती है। यह वह जगह है जहाँ ग्राहक अपने बैंक खाते निम्नलिखित में से किसे IEEE 802.3 विनिर्देशन में मानकीकृत किया गया है? आंसर है ए, ब्लूटूथ, बी, ईथरनेट, सी, वाईमैक्स या डी, उपयुक्त सभी। आंसर है इसका बी, ईथरनेट। ईथरनेट कई कंप्यूटर सिस्टम को जोड़ने की प्रणाली होती है। यह मानक प्रोटोकॉल के साथ लैन लोकल एरिया नेटवर्क के रूप में बनता है। इसे IEEE में मानकीकृत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म सबसे पहले पायरा लैब्स द्वारा लॉन्च किया गया था? ए, वर्डप्रेस, बी, ब्लॉगर, सी, टाइपपैड, डी, ट्विटर। आंसर है बी, ब्लॉगर। ब्लॉगर 1999 में पायरा लैब द्वारा स्थापित प्लेटफॉर्म है। गूगल ने इसे 2003 में अधिकृत किया था। वर्डप्रेस फाउंडेशन द्वारा एक मुफ्त और ओपन सोर्स सामग्री प्रबंधन प्रणाली है। ट्विटर एक अमेरिकी माइक्रो ब्लॉगिंग और मास सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसकी स्थापना 2006 में हुई थी। कॉपीराइट ब्रेन, जिसे MS-DOS के पहला कंप्यूटर वायरस भी कहा जाता है, निम्नलिखित में किस देश के दो भाइयों द्वारा लिखा गया था? ए, मलेशिया, बी, भारत, सी, पाकिस्तान, डी, ईरान। आंसर है इसका सी, पाकिस्तान। ब्रेन दुनिया का पहला PC वायरस है जिसने 1986 में 5.2 फ्लॉपी डिस्कों को संक्रमित करना शुरू किया था। यह पाकिस्तान के दो भाइयों बासित और अमजद फारूक अलवी का काम था। निम्नलिखित में से किसने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर घटक शामिल है? ए, प्रोग्राम, बी, कीबोर्ड, सी, बायोस या डी, मेमोरी। आंसर है ए, कार्यक्रम या प्रोग्राम। निर्देशक प्रोग्राम का महासमूह जो हार्डवेयर भागों का उपयोग करके कंप्यूटर को कार्यशील बनाता है सॉफ्टवेयर कहलाता है। हम सॉफ्टवेयर को देख या छू नहीं सकते। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के इनपुट फंक्शन के लिए है? ए, बाहरी स्रोत से प्राप्त जानकारी स्वीकार करना, बी, संरचित प्रारूप में जानकारी को संसाधित करना, डी, कच्चे डेटा को जानकारी में बदलना, डी, भविष्य में उपयोग के लिए परिणामों को संग्रहित करना। आंसर इसका ए, बाहरी स्रोत से जानकारी प्राप्त करना या स्वीकार करना। इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग और आउटपुट कंप्यूटर के चार बुनियादी कार्य होते हैं। इनपुट का मूल रूप से मतलब डेटा दर्ज करना या बाहरी स्रोतों से जानकारी प्राप्त करना या स्वीकार करना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम बस है? ए, कीबोर्ड और मदरबोर्ड को जोड़ने वाली बस, बी, CPU और मेमोरी को जोड़ने वाली बस, सी, मेमोरी और मॉनिटर को जोड़ने वाली बस या डी, हार्ड डिस्क और मॉनिटर को जोड़ने वाली बस। आंसर है बी, CPU और मेमोरी को जोड़ने वाली बस। CPU और मेमोरी को जोड़ने वाली बस सिस्टम की परिभाषित विशेषताओं में से एक है। इसे सिस्टम बस भी कहा जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस नहीं है? ए ट्रैक बॉल, बी इमेज स्कैनर, सी जॉयस्टिक या डी साउंड कार्ड? आंसर है इसका डी साउंड कार्ड। साउंड कार्ड कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस नहीं होता। ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जिसमें एक सॉकेट द्वारा पकड़ी गई गेंद होती है। निम्नलिखित में इसमें किसमें लॉजिक ऑपरेशन शामिल है? ए और, बी XOR, सी नहीं और उपयुक्त सभी? डी उपयुक्त सभी। लॉजिक ऑपरेशन में बूलियन लॉजिक शामिल होता है। ए एंड डी और OR, XOR और नॉट इनका उपयोग जटिल सशर्त कथन बनाने और बूलियन तर्कों को संसाधित करने के लिए किया जाता है। किस शहर ने बसों और मेट्रो में इलेक्ट्रॉनिक रूप से किराए का भुगतान करने के लिए एक नया मोबिलिटी कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी दिल्ली, डी चेन्नई? आंसर है सी दिल्ली। दिल्ली सरकार यात्रियों के लिए बसों और मेट्रो ट्रेनों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से किराए का भुगतान करने के लिए एक नया मोबिलिटी कार्ड लॉन्च करने की तैयारी में है। दिल्ली परिवहन विभाग ने परियोजना के लिए निविदा आवेदन करते हुए एक नोटिस जारी किया। ये कार्ड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NMMC का हिस्सा है जो देश के किसी भी हिस्से में यात्रियों को यात्रा के लिए NCMC अनुपालक रुपये डेबिट कार्ड का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। उद्यम का वर्ष परियोजना किस भारतीय राज्य की एक प्रमुख योजना है? ए हरियाणा, बी ओडिशा, सी पश्चिम बंगाल या डी केरल? आंसर है डी केरला। केरला की एक उद्यम वर्ष परियोजना को दूसरे मुख्य सचिव राष्ट्रीय सम्मेलन में सर्वोच्च अभ्यास मॉडल माना गया है। इसे थ्रस्ट ऑन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस श्रेणी में चुना गया है। केरल सरकार द्वारा यह परियोजना चालू वित्तीय वर्ष में एक वर्ष में 1 लाख उद्यम बनाने के लक्ष्य के साथ शुरू की गई थी, जबकि राज्य ने 8 महीने में लक्ष्य हासिल कर लिया था। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय राष्ट्रीय जलभूत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम से जुड़ा है? ए जल शक्ति मंत्रालय, बी DPIIT मंत्रालय, सी वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय? आंसर इसका ए जल और शक्ति मंत्रालय। राष्ट्रीय जलभूत मानचित्रण प्रबंधन कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य जलभूत और पानी की उपलब्धता का चित्रण करना है, 1 वर्ष में पूरे होने वाला है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की और इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन IWA द्वारा जल पुनर्गठन और पुनः उपयोग कर आयोजित 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था। जलभूत कार्यक्रम भूतल प्रबंधन के लिए योजनाओं विकसित करने में मदद करेगा। किस राज्य ने हाथियों के संरक्षण और मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना शुरू की है? ए केरला, बी मध्य प्रदेश, सी उड़ीसा, डी कर्नाटक? आंसर है इसका सी ओडिशा। ओडिशा सरकार ने हाथियों के संरक्षण और मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना पेश की है। यह राज्य में 1700 से 1800 हाथियों की दीर्घकालिक व्यवहारिक आबादी को बनाए रखने के लिए एक जोनेशन दृष्टिकोण है। योजना के अनुसार मानव हाथी संघर्ष और उनके परिणाम स्वरूप मनुष्यों और हाथियों की मौत की घटनाओं को कम करने के लिए यह कदम उठाए गए हैं। 2022 तक MGNRGS के तहत प्रति परिवार प्रदान किए गए रोजगार के औसत दिन क्या है? ए 33, बी 42, सी 65 या डी 75? आंसर है इसका बी 42। MGNREGS महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत प्रति परिवार प्रदान किए जाने वाले रोजगार के औसत दिन इस वित्तीय वर्ष में 5 साल के निचले स्तर पर है। जनवरी तक प्रति परिवार प्रदान किए रोजगार के औसत दिन 42 रहे हैं, जबकि 2021-22 में यह 50 दिन, 2020-21 में 52, 2019-20 में 48 और 2018-19 में यह 51 था। इस वित्तीय वर्ष में योजना के तहत नौकरियों की मांग में गिरावट आई है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने 100 से अधिक सट्टेबाजी और ऋण देने वाली चीनी ऐप को ब्लॉक करने का आदेश दिया है? ए विदेश मंत्रालय, बी वित्त मंत्रालय, सी रक्षा मंत्रालय, डी इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय? आंसर है इसका डी इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय। केंद्र ने आपातकालीन आधार पर 138 सट्टेबाजी और 94 ऋण देने वाली चीनी ऐप को ब्लॉक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MIETY ने गृह मंत्रालय के नोडल अधिकारी के आपातकालीन अनुरोध के आधार पर ब्लॉकिंग आदेश जारी किए हैं। यह कदम यह पुष्टि करने के बाद उठाया गया कि इन ऐप में ऐसी सामग्री है जो IT अधिनियम की धारा 69 के तहत भारत की संप्रभुसत्ता के लिए हानिकारक है।
केंद्रीय बजट 2023 में घोषित पीएम विकास योजना के लाभार्थी कौन है? ए शिक्षक, बी एमएसएमई वाले, या सी कारीगर, या डी छात्र? आंसर है इसका सी कारीगर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विश्वकर्मा समुदाय को सशक्त बनाने के लिए एक नई पहल की घोषणा की थी, पीएम विकास। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना पारंपरिक और कुशल व्यवसाय में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके सहायता प्रदान करेगी। विशेष पैकेज उन्हें एमएसएमई मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करने में मदद करेगा। युवा संगम पहल का उद्देश्य किस क्षेत्र के युवाओं को शेष भारत से जोड़ना है? ए सीमा क्षेत्र, बी उत्तर पूर्व क्षेत्र, सी तटीय क्षेत्र, या डी पहाड़ी क्षेत्र? आंसर है इसका बी उत्तर पूर्व क्षेत्र। युवा संगम एक पहल है जिसे भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के तहत उत्तर पूर्व और शेष भारत के युवाओं के बीच घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए शुरू किया गया था। युवा संगम पंजीकरण पोर्टल हाल ही में नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। इसके तहत 20,000 से अधिक युवा देश भर में यात्रा करेंगे और अंतर सांस्कृतिक सीखने का अवसर प्राप्त करेंगे। इथेनॉल ब्याज सर्वेक्षण योजना के तहत प्रदान किए जाने वाली ब्याज सबवेंशन दर क्या है? ए 2% प्रतिवर्ष, 4% प्रतिवर्ष, सी 6% प्रतिवर्ष, या डी 8% प्रतिवर्ष? आंसर इसका 6% प्रतिवर्ष। सरकार ने अपनी इथेनॉल ब्याज छूट योजना के तहत 9 और इथेनॉल परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इस परियोजना से लगभग 35 करोड़ लीटर की अतिरिक्त क्षमता जोड़ने की उम्मीद। सरकार बैंकों द्वारा 5 साल के लिए दिए जाने वाले ऋण पर 6% प्रति वर्ष या बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर का 50% जो भी कम हो ब्याज दर छूट के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। जन औषधि ट्रेन का उद्देश्य क्या है? ए जन औषधि योजना के बारे में जागरूकता पैदा करना, बी सस्ती दवाएं प्रदान करना, सी चिकित्सा जांच करना, या डी टीकाकरण प्रदान करना? इसका ए जन औषधि योजना के बारे में जागरूकता पैदा करना। जन औषधि ट्रेन को हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया और अश्विनी वैष्णव ने हरी झंडी दिखाई थी। इसे जन औषधि योजना की स्मृति में सप्ताह पर चलने वाली समारोह के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया। इस योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हरी झंडी दिखाने वाली यह दूसरी ऐसी ट्रेन है जो ट्रेन जन औषधि जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना चाहती है, जो पूरे भारत में फैले 9,000 से अधिक केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध है। विश्व विरासत सप्ताह प्रत्येक वर्ष किस माह में मनाया जाता है? ए जनवरी, बी अप्रैल में, सी सितंबर में, या डी नवंबर में? आंसर है इसका डी नवंबर में। विश्व विरासत सप्ताह हर साल 19 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक मनाया जाता है। इस सप्ताह का उद्देश्य दुनिया भर में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को बढ़ावा देना है। यह संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त विरासत स्थलों का जश्न मनाता है। भारत में त्योहार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा मनाया जाता है। विश्व टेलीविजन दिवस 2023 का विषय क्या था? ए पहुंच, बी संचार, सी समावेशन, या डी जागरूकता? आंसर है इसका ए पहुंच। दृश्य मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका निर्णय लेने व उनके बढ़ते प्रभाव को उजागर करने के लिए 21 नवंबर को विश्व स्तर पर विश्व टेलीविजन दिवस 2023 मनाया गया था। टेलीविजन के आविष्कार का श्रेय 1924 में स्कॉटिश इंजीनियर जॉन बेगी लॉर्ड बियर्ड को दिया जाता है। 1996 में संयुक्त राष्ट्र ने पहला विश्व टेलीविजन फोरम आयोजित किया, जिसमें हर साल 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में नामित किया गया। इस वर्ष का विषय एक्सेसिबिलिटी है। भारत में राष्ट्रीय प्रसारण 1982 में शुरू हुआ था। किस एशियाई देश ने 15 देशों के नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश प्रदान करने की घोषणा की है? ए बांग्लादेश, बी चाइना, सी सिंगापुर, या डी थाईलैंड? आंसर है इसका बी चाइना। फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, स्पेन और मलेशिया के नागरिकों को बिना वीजा के 15 दिनों तक चीन में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। व्यापार, पर्यटन, रिश्तेदारी और दोस्तों से मिलने या 15 दिनों से अधिक के लिए चीन में प्रवेश करने वाले इन 6 देशों के नागरिकों को अगले साल 1 दिसंबर से 30 नवंबर तक वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ए 26 नवंबर को, बी 26 जनवरी को, या सी 15 अगस्त को, या 15 जून को? आंसर है ए 26 नवंबर। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाने के साथ साथ संविधान के संस्थापकों के योगदान को सम्मान देने और स्वीकार करने के लिए पूरे देश में संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने 2015 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को अपने जीवन में संवैधानिक मूल्यों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना था। भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस माह में मनाया जाता है? ए जून में, बी सितंबर में, सी नवंबर में, या डी दिसंबर में?
आंसर है इसका सी, नवंबर में। दूध की खपत के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध विकास दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भारत की श्वेत क्रांति के वास्तुकार डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। गुलामी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, बी 2 दिसंबर, सी 5 दिसंबर या डी 7 दिसंबर। आंसर है इसका बी 2 दिसंबर। दास्ता उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2 दिसंबर महासभा द्वारा व्यक्तियों के अवैध व्यापार के दमन और दूसरों के विषयवृत्ति शोषण के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वर्सेशन को अपनाने की तारीख को चिन्हित करता है। गुलामी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर दुनिया अतीत के पीड़ितों को याद करते हैं। विशेष रूप से ट्रांसअटलांटिक दास व्यापार के दौरान लाखों अफ्रीकी लोगों को उनके घरों में से निकाल दिया गया था, शोषण किया गया, क्रूर बनाया गया या फिर मार दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र भाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ए 16 दिसंबर, बी 18 दिसंबर, सी 20 दिसंबर या डी 19 दिसंबर। आंसर है इसका बी 18 दिसंबर। विश्व अरबी भाषा दिवस प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसे अरबी भाषा और सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाने के लिए यूनेस्को द्वारा 2010 में स्थापित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को भी बढ़ती वैश्विक प्रवासी आबादी को पहचानने के लिए 2000 में UNGA द्वारा शुरू किया गया था। भारत में विभिन्न अल्पसंख्यक समूहों के अधिकार को बनाए रखने के लिए 18 दिसंबर को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। यौन कर्मियों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 17 दिसंबर को मनाया जाता है। इनकी शुरुआत 2003 में यौन कर्मियों के खिलाफ हिंसा को उजागर करने के लिए की गई थी। राष्ट्रीय किसान दिवस 2023 का विषय क्या था? ए सतत खाद्य सुरक्षा और लचीलेपन के लिए स्मार्ट समाधान प्रदान करना, बी किसानों को बिना कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता, सी मूल्य श्रृंखला संवर्धन के माध्यम से कृषि विकास में तेजी लाना या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर इसका ए स्थायी खाद्य सुरक्षा और लचीलेपन के लिए स्मार्ट समाधान प्रदान करना। राष्ट्रीय किसान दिवस, जिसे किसान दिवस के रूप में भी जाना जाता है, भारत में 23 दिसंबर को मनाया जाता है। यह देश के सामाजिक आर्थिक ताने बाने में किसानों के योगदान को मान्यता देता है। यह पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर चौधरी चरण सिंह की जयंती का भी सम्मान करता है। राष्ट्रीय किसान दिवस 2023 का विषय खाद्य सुरक्षा और लचीलेपन के लिए स्मार्ट समाधान प्रदान करना था। 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय गणित दिवस या सी राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस या डी सुशासन दिवस। आंसर इसका सी राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। हर साल राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था और 24 दिसंबर को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी। उपभोक्ता मामले विभाग ने लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित करने हेतु उपभोक्ता दिवस 2023 मनाया गया।